जय हिंद दोस्तों। तो दोस्त आज लेकर के आए हैं आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए दोस्त ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का टेस्ट दोस्त पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि डिस्कशन कराने वाले हैं। प्लस जो लोग इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं उनका एक एक करके क्या करेंगे, रैंक कार्ड भी देखेंगे। तो दोस्त सबसे पहले क्या कर लेते हैं ना कि इस प्रैक्टिस सेट 5 में जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं उसको एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोगों का रैंक कार्ड भी दिखा देंगे, ठीक है। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्त हमसे जुड़ सकते हैं, आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहां से पार्टिसिपेट करना है ये इसमें जितने क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करा देते हैं, उसके बाद बता देंगे, या उसी के दौरान बीच में आपको बता देंगे कि आप कहां से टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल क्या कर लेते हैं दोस्त कि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके डिस्कस कराते हैं। देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, बने रहिएगा अंत तक के दोस्त। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं टेस्ट का। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि दो कणों के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो उसके बीच की दूरी क्या होती है, हमें यह जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, फटाफट बता दीजिए कि दो कणों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके बीच की दूरी क्या होती है। देखिए उसकी बीच की दूरी जो होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी जो होती है। सो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। कैसे होता है थोड़ा सा ये जान लीजिए। मान लेते हैं कि यह M1 या M2 क्या है कि दो द्रव्यमान है, M1 और M2 दो द्रव्यमान है, इसके बीच क्या है कि दूरी R है, और इसके बीच में क्या लग रहा है आपका कि बल लग रहा है। तो बल जो लग रहा है तो ये बल जो होगा किसके समानुपाती होगी दोस्त? M1 इंटू M2 ये दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगी। ये जो दूरी आप R देख रहे हैं उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, मतलब कि एक समानुपाती का चिन्ह होगा 1/r² होगा। तो ये क्या होता है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं टेस्ट का। देखिएगा, देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है इसमें कि फुट किस पद्धति की लंबाई मात्रक है। ये इसमें से देखिए फटाफट बता दीजिए कि फुट जो है वो किस पद्धति की मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। देखिए फुट जो होता है ये किसका होता है दोस्त? ये आपका फर्स्ट नंबर क्या FPS का। F जो होता है ये फुट या फीट बोलते हैं, उसको लंबाई को मेजर करते हैं। P जो होता है वो पाउंड होता है जो द्रव्यमान को मेजर करता है, और S जो होता है वो सेकेंड होता है जो समय का मात्रक होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, FPS सिस्टम में ही ये लंबाई को फुट में या फीट में मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि अदिश राशि पूछे जाते हैं। देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं दोस्त? जिसमें परिमाण और जो है क्या होता है कि दिशा दोनों आपको देखने के लिए मिलेगा वो सदिश होता है, मतलब जिसमें डायरेक्शन आपको पता चलेगा। और जिसमें आपको डायरेक्शन ही पता नहीं चलेगा कि किस डायरेक्शन में है वो अदिश राशि होता है। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण सब में होता है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है, ठीक है। तो आपको हम बता देते हैं करेक्ट आंसर। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है कि एक सदिश राशि होती है, ठीक है। विस्थापन जानते हो ये कि विस्थापन किसे कहते हैं? जो तय की गई दूरी होती है। तो दूरी जो आप तय कीजिएगा तो किसी ना किसी एक डायरेक्शन में जरूर दूरी तय कीजिएगा, तो आपको उसमें क्या होता है कि डायरेक्शन की पता चलता है, ठीक है। बाकी और सब देख रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ना वॉल्यूम का होता है, ना यहाँ आपका जो है मास का होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन इसमें होगा विस्थापन में, इसलिए आपका क्या होगा कि विस्थापन एक सदिश राशि है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि मानव के दो महत्वपूर्ण भाग जो होते हैं शरीर का वो बताना है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में दो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड्स उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो है अगर एक्सरे कराने जाइएगा या MRI जो होता है स्कैन होता है वो कराइएगा तो उसमें क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर का क्या होता है जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसकी एक इमेज प्राप्त होती है। वो किसकी वजह से होता है? तो आपके शरीर में दो ऐसे अंग होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड्स उत्पन्न होते हैं, उसी की वजह से क्या होता है कि तस्वीरें आती है। तो आखिर मनुष्य के शरीर में ऐसे दो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होना जरूरी होता है, ठीक है। देखिए एक तो होता है अपना हार्ट होता है और दूसरा होता है मस्तिष्क। ये दोनों में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि दूध से क्रीम निकालने की जो विधि होती है उसमें कौन सा बल लगता है, हमें ये जानना है। तो दूध से जो क्रीम निकालते हैं उसमें कौन सा बल लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल के जरिए ही क्या होता है ना दोस्त कि दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। अपकेंद्र बल में ये चीज जान लीजिए कि अपकेंद्र बल जो होता है वो बाहर की ओर लगता है
और एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्र बल होता है जो सेंटर की ओर बल लगता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सेंटर की ओर लगने वाला बल जो है अभिकेंद्र बल कहलाएगा। सेंटर से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको अपकेंद्र बल कहते हैं, और उसी अपकेंद्र बल के जरिए दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस सब का पीडीएफ दोस्त अगर लेना है तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। इस सब का पीडीएफ आपको क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, सारा का पीडीएफ आपको वहीं पे देखने के लिए मिलेगा। पीडीएफ में थोड़ा और डिटेल से दिया हुआ है, इसलिए जाकर के ले लीजिएगा। ये टेस्ट पेपर है, आप लोगों का हम सिर्फ डिस्कशन करा देते हैं, दिखा देते हैं कि क्या आंसर है, आपने क्या मारा है। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि बर्नौली प्रमेय आधारित है। तो बर्नौली प्रमेय जो होता है वो किस पे आधारित है, हमें ये जानना है। ठीक है, तो बर्नौली प्रमेय अगर पढ़े होइएगा तो आपको पता ही होगा कि बर्नौली प्रमेय किस पे आधारित होता है। देखिए बर्नौली प्रमेय जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित होता है। किस पे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे। देखिएगा ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। अब बर्नौली प्रमेय कहता क्या है, देखो बर्नौली प्रमेय ये चीज कहता है कि लिक्विड से संबंधित होता है कि लिक्विड का अगर दबाव बढ़ाते हैं तो द्रव का स्पीड क्या होता है कि कम जाता है। लिक्विड का दबाव जैसे घटता है वैसे क्या होता है कि लिक्विड का स्पीड बढ़ जाता है। तो लिक्विड का स्पीड बढ़ेगा तो दबाव घटेगा, दबाव अगर बढ़ेगा तो लिक्विड का स्पीड कम जाएगा। ये दोनों क्या होता है कि एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बर्नौलीज थ्योरम में कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि एक बीकर में पानी रखा हुआ है, पानी में भी बर्फ रखा हुआ है, बर्फ अगर पूरी तरह से पिघल जाएगा तो पानी का लेवल क्या होगा, हमें ये जानना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छी है क्वेश्चन क्योंकि पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन इजी है। देखिए पानी अगर मान लीजिए कि एक गिलास में या एक बीकर में पानी रखा हुआ है, उसमें बर्फ रखा हुआ है, बर्फ पिघल जाने के बाद पानी के लेवल में क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा पानी या नीचे आएगा। दोस्तों उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना पानी का लेवल रहेगा वही पानी रहेगा। ठीक है, न ऊपर बढ़ेगा न नीचे घटेगा, ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उतना ही रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किस प्रकार कोयले में कहता कि सबसे अधिक जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। दोस्त पूछे जाते हैं, ये सभी जो है कार्बन का ही आपका क्या है कि प्रकार है। अब किस प्रकार में कोयले का जो है क्या है कि किस प्रकार में कार्बन की सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा होता है, हमें यह जानना है। और सबसे कम किस में होता है ये भी जान लेना है। देखिए आपका ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में क्या होता है कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, कभी पूछ देता है। 86 से लेकर के 98% तक के जान लीजिए कि एंथ्रासाइट में जो है आपका ये कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है सबसे ज्यादा। उसके बाद जो है जान लीजिए कि बिटुमिन्स में होती है, बिटुमिन्स में होती है जो मान लीजिए 45 से लेकर के 86 तक की परसेंटेज होती है। लिग्नाइट में होती है, लिग्नाइट में 25 से लेकर के 35 तक की होती है। उसका सबसे कम जो है पीट में होती है। पीट में जान लीजिए कि जीवाश्म का आकृति देखने के लिए मिलेगा। कोयले का सबसे प्रारंभिक जो है आपका कोयला जो है पीट ही कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि कोयले के किस प्रकार में जीवाश्म की छाप यानी कि चिन्ह देखने के लिए मिलता है, तो वो पीट में मिलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, कच्चा कोयला भी इसे कहा जाता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि वायुयानों के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हमें यह जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए बता दीजिए कि वायुयान के टायर में किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, ये थर्ड नंबर किसका, नाइट्रोजन गैस का। वायुयान को जो चक्का होता है, टायर जो होता है, उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों नाइट्रोजन गैस ही भरते हैं ये जान लीजिए। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं ना कि मान लीजिए कि वो क्या करता है ना कि आग लगने से बचाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हवाई जहाज है, लैंड किया या टेकअप किया तो उसमें क्या होता है कि उसका चक्का जो होता है वो धरती के साथ फ्रिक्शन करता है, आग लगने का संभावना उसमें ज्यादा होता है। तो वो गैस क्या करता है, नाइट्रोजन है गैस, कि आग लगने से बचा देता है। दूसरी चीज ये जान लीजिए कि जब आकाश में ऊपर चला जाता है वायुयान हवाई जहाज, तो उसपे क्या होता है, टायर के में जो हवा भरी रहती है उस पे ऊपर जाने पे आपको पता होगा कि दबाव कम जाता है। तो दबाव कमने से क्या होता है कि अंदर का प्रेशर जो होता है वो कम जाता है, और जिसकी वजह से वो टायर का क्या होता है कि फटने का डर रहता है। तो ये नाइट्रोजन गैस जो भरी रहती है वो क्या करता है कि एक बैलेंस बना के रखता है, उसको टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होने देता है। क्योंकि वायुमंडल ऊपर जाते ही उसका क्या होता है ना कि वायुमंडलीय दाब कमने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन नाइट्रोजन गैस भरे रहने से ये सब दिक्कतें जो है दूर हो जाती है, इसलिए वायुयान के टायरों में दोस्त नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया कि कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। तो इन चारों में से देखिए बताइए कि आर्टिफिशियल डायमंड किसे कहा जाता है, किसको जाना जाता है, ये जानना है। तो ये थर्ड नंबर देख लीजिए, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा क्या, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को आर्टिफिशियल डायमंड कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु जो होते हैं वो हवाई जहाज
या रेल के क्या होते हैं कि डब्बे पार्ट पुर्जे जो है बनाने में काम आते हैं, या जितने भी वाहन होते हैं उसके बॉडी को बनाने में काम आते हैं। देखिए आपको बता देते हैं दोस्त, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्या? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु होता है ड्यूराल्यूमिन, उसी का इस्तेमाल किया जाता है जितने भी हवाई जहाज के पार्ट्स होते हैं या जितने भी वाहन होते हैं उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये काफी हल्का होता है, टिकाऊ होता है, जंगरोधी होता है और टेम्परेचर से लड़ने की क्षमता होती है। तो इसलिए जो है इसका इस्तेमाल, ड्यूराल्यूमिन का जो है इस्तेमाल किया जाता है इस सबको वाहन के चदरा उदरा या हवाई जहाज के जो है बॉडी पार्ट पुर्जों बनाने में। ठीक है, ये एल्युमिनियम का ही मिश्र धातु होता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये दे दिया है कि सोते समय क्या होता है ना कि मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है, हमें यह जानना है। देखिए जब आप सो जाते हैं तो आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल जो होती है, वो आपका 5% कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 5%। ध्यान रखिएगा सोते समय में। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा 5%। ठीक है, सोते समय। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये कह दिया कि लीची के खाने योग्य वाला भाग क्या होता है। तो लीची के खाने योग्य वाला भाग क्या होता है? लीची का ऊपर का क्या करते हैं कि छिलके जो होते हैं वो हटा देते हैं, उसका मांसल भाग कहते हैं। तो लीची का जो मांसल भाग खाते हैं वो मांसल भाग एरियल कहलाता है। एरियल ही हम खाते हैं, ध्यान रखना है ये चीजें। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि लीची का एरियल भाग खाते हैं, जो मांसल भाग होता है ना उसी को एरियल कहते हैं। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकता को अनुवांशिक विज्ञान या अनुवांशिकी नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए वैसे तो बहुत लोगों ने गलती मार दिया है इस ऑप्शन को, बहुतों ने मेंडल साहब को टिक कर दिए हैं। देखिए अनुवांशिकता को अनुवांशिक विज्ञान या अनुवांशिकी नाम दिया है। अब एक चीज जान लीजिए कि मान लीजिए कि मनुष्य का कोई बच्चा अगर जन्म ले लेता है तो जन्म देने वाला कोई और होता है, उसका नामकरण करने वाला कोई और होता है। आपको पता ही है ये चीजें। तो उसी तरह से मेंडल साहब को क्या कहा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। तो उन्होंने ये उसका जन्म दिया था, लेकिन नामकरण आकर के कोई और किए थे। किसने किए थे? डब्ल्यू वेटसन साहब ने किया था। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, ना कि मेंडल सही होंगे। नामकरण इन्होंने किया था। ये मेंडल साहब को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, ये नामकरण आकर के किए थे वेटसन साहब। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये चीजें कह दिया है कि इबोला क्या है। तो इबोला क्या है कि एक तरह का वायरस है। क्या है इबोला? एक तरह का वायरस है, ध्यान रखना है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि इबोला एक तरह का वायरस है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इबोला। चलिए देख लीजिए इसमें पीडियाट्रिक्स दे दिया कि पीडियाट्रिक्स जो है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो इन चारों में से देखिए बता दीजिए कि पीडियाट्रिक्स आखिर किसका स्टडी है। देखिए पीडियाट्रिक्स अगर आपको हम बता देते हैं तो इसे शिशु विशेषज्ञ कहते हैं या शिशु रोग से संबंधित होता है। ठीक है, पीडियाट्रिक्स का मतलब ही होता है शिशु विशेषज्ञ। ठीक है, तो शिशु संबंधित जो रोग होता है उसका जो स्टडी करते हैं उसको पीडियाट्रिक्स कहते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा कि आपका ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, शिशु रोग से संबंधित है। ठीक है, पूछे जाते हैं ये सब सवाल, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये अगला नंबर दे दिया है कि मसूरों में रक्तस्राव से कहता है कि यह निम्नलिखित में से कौन रोकता है। ठीक है, या आपको यह भी दे देगा कि मसूरों में जो खून आती है वो किस विटामिन की वजह से आती है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें आपको क्या होगा कि आपके शरीर में अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मसूरों से क्या होता है कि खून आना शुरू हो जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड दे देगा या विटामिन सी दे देगा, ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से ही क्या होता है कि आपके मसूरों से खून आता है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि हरगोविंद खुराना को कहता है कि किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। अपने भारत के ही हरगोविंद खुराना साहब थे, उनको जो है किसके लिए सम्मानित किया गया था। देखिए हरगोविंद खुराना को जीन जो जानता है, जेनेटिक्स जो है, तो उसके प्रोटीन और जो है उसके संश्लेषण किए थे, उसी के लिए उनको क्या किया गया था कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 में जीन के संश्लेषण या जीन के प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कहिए। ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये दे दिया है कि बच्चों का लिंग जो निर्धारण होता है वो किसके गुणसूत्र से होता है, ये जानना है। तो इन चारों में से बताइए फटाफट कि बच्चों का लिंग जो होता है निर्धारण, कि बच्चा जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये लिंग किसके गुणसूत्र से निर्धारित होता है। तो पिता के गुणसूत्र से, फादर के क्रोमोसोम से, ध्यान रखना है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, फादर के क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं।
हाँ, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए सबसे पहले भौतिक क्षेत्र में अगर किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो किसे मिला है, सीवी रमन साहब को मिला है। ध्यान रखना है ये चीजें। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, सीवी रमन साहब को। सीवी रमन कहने का मतलब क्या, सीवी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, चंद्रशेखर वेंकटम रमन है उनका नाम। ठीक है, वो 1930 में उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन का खोज किया था जिसे रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए इन्हें क्या किया गया था कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के ये पहले वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि गारो खासी जनजातियां जो होती है वो किस पहाड़ी में स्थित है, ये जानना है हमें। तो देखिए गारो खासी जयंतिया ये तीन जनजाति है, वो किस पहाड़ी में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो मेघालय में देखने के लिए मिलेगा। ध्यान रखना है ये फर्स्ट नंबर। देखिए मेघालय में जितने भी पहाड़ी है और जिस पहाड़ी में जितने भी जनजाति बसे हुए हैं उसी जनजाति को उसी पहाड़ी के नाम पे ही रखा गया है। जैसे कि गोरा जनजाति है तो गारो जनजाति है, जहां गारो पहाड़ी में पाई जाती है उसी के नाम पे रखा गया है। खासी भी है तो ये खासी जो है पहाड़ी का नाम ही है, उसी पहाड़ी में जो जनजाति बसते हैं उसको खासी जनजाति के नाम से कहते हैं। जयंतिया भी पहाड़ियों के ही नाम है। ठीक है, तो वो जिस पहाड़ी क्षेत्र में जो जनजाति रहती है उस जनजाति को उसी पहाड़ी पठारी के नाम से जानते हैं। तो इसको ध्यान में रहेगा, ये सब जो है आपको मेघालय में देखने के लिए मिलेगा। ये फर्स्ट नंबर आंसर। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किस अवधि में रामायण और जो कहता है महाभारत की रचना हुई थी। देखिए रामायण और भारत की रचना की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी। कब, उत्तर वैदिक काल में। ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर करेक्ट होगा, वैदिक अवधि में, यानी उत्तर वैदिक अवधि में हुई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक अवधि की जो अवधि मानी जाती है वो कितना से कितना मानी जाती है दोस्त। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है पूछता है, ध्यान रखिएगा, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच जो है ये उत्तर वैदिक काल का जो है ये समय माना जाता है। उसी के बीच जो है रामायण महाभारत का जो है रचना हुई थी ये माना जाता है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्त गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने किया था। किसने, श्रीगुप्त ने। ध्यान रखिएगा इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए और श्रीगुप्त को क्या कीजिए कि टिक मार दीजिए। ठीक है, ये फोर्थ नंबर, श्रीगुप्त ने ही गुप्त समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेते हैं, अभी है क्वेश्चन बचा हुआ, अभी जाइएगा नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को कि दोस्त आप लोग टेस्ट कहां से दे सकते हैं। देखिए टेस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त ये एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन पे क्या कर सकते हैं कि आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए ERCB सर के नाम से प्ले स्टोर पे आप इसको सर्च कीजिएगा, ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इसी पे आप जा करके क्या कीजिएगा कि टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। डेली इसी पे टेस्ट होता है और इसी का डिस्कशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देर मत कीजिएगा, जाकर के इसको क्या कीजिएगा कि इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फोन में, आप वहां से टेस्ट दे लीजिएगा। चलिए अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है टेस्ट में दिए गए थे तो उसको भी डिस्कस कराते चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन बता देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि दांडी यात्रा में गांधी जी कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। ठीक है, नमक कानून का विरोध कितनी दूरी तय करके किया था। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो गांधी जी जो है 24 दिन की यात्रा किए थे, नमक कानून विरोध हो रहा था उसमें कितने 24 दिन, लेकिन कितने किलोमीटर चल करके उन्होंने किया था तो ये 241 मील कहा जाता है। कितना, 241 मील। अगर उसको किलोमीटर में ले जाइएगा तो लगभग जो है 287-90 के आसपास में आएगा। ठीक है, तो 287 मार दीजिएगा, सबसे लेटेस्ट यही होगा आपका 287 किलोमीटर चल करके। ठीक है, 24 दिन की यात्रा करके किए थे इन्होंने जो है। जान लीजिए ये चीजें कभी कभी ये पूछ देता है कि कहां से कहां जाकर के जो है उन्होंने नमक जो है आंदोलन शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ये चीजें जान लीजिए कि अहमदाबाद के आश्रम से निकल करके उन्होंने शुरू किया था। कहां, गुजरात के आपका दांडी गांव पड़ता है, उसी में जाकर के वहां तक की यात्रा किया था उन्होंने। 387 या 390 किलोमीटर के आसपास में कहिए, उसी के रेंज में। ठीक है, तो ये नमक सत्याग्रह के नाम से उसको जाना गया था आंदोलन को, तो इसको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं ये। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी दोस्त, इल्तुतमिश की। किसकी, इल्तुतमिश की। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अब ये चीजें जान लीजिए कि रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला भी थी। ठीक है, पूछा जाता है ये चीजें, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि हड़प्पा के मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे वो किस रंग के हुआ करते थे। देखिए हड़प्पा में आपको 2-3 कलर के मिट्टी के बर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा, एक तो लाल रंग का, एक तो भूरा रंग का, एक तो जो है काला रंग का। लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोग में आया था वो लाल रंग के मिट्टी के बर्तन आए थे। तो लाल रंग के जो मिट्टी थे वो सबसे ज्यादा मजबूत थे। ठीक है,
तो इसमें से चारों में से देखिएगा तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा कि हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन बने होते थे वो लाल रंग के होते थे, जो लाल रंग के होते थे वो काफी मजबूत हुआ करते थे, उसका जो है उपयोग लोग करते थे। बाकी काले रंग के जो होते थे वो ज्यादा मजबूत नहीं होते थे, तो उसको जो है क्या होते थे कि कुछ कुछ सामान उमान रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया करते थे, अनाज उनाज रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, तो गोवा पर अधिकार करने वाले हमें पुर्तगाली का नाम बताना है। अल्फांसो था। कौन था? अल्फांसो। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अल्फांसो ने ही क्या किया था कि वो पहला पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, पूछे जाते हैं कब किया था, तो 1510 ईस्वी में क्या किया था कि गोवा पर जाकर के अल्फांसो ने कब्जा कर लिया था। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। डीसीएम जो ट्रॉफी होता है वो किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ये चीजें जान लीजिए कि फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि डीसीएम ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, देखिए अभी आपको बताते हैं कि आज भी जो है आपका वो टेस्ट जो है एक्टिव है, छठा नंबर टेस्ट, तो उसको भी जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। और टाइम खत्म होने से पहले क्या कीजिएगा कि सभी लोग टेस्ट दे लीजिएगा। बहुत लोग जो है टेस्ट नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो वेट करते रहते हैं कि आज देंगे कल देंगे, ऐसे मिस मत कीजिएगा। चलिए देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है कहां पे, ये थोड़ा सा जान लीजिए। तो इंदिरा पॉइंट का वैसे जान लीजिए कि अन्य नाम क्या है। तो इस तीनों ऑप्शनों को देखिए, चारों ऑप्शनों को बता दीजिए। पहला देख लीजिए, पहला दे दिया कि पिग्मेलियन पॉइंट, क्या ये नाम है? तो ये भी नाम है, इंदिरा पॉइंट का ये नाम है। पार्सन भी नाम है, क्या है? पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तीसरा नाम जान लीजिए, लाही चिंग भी कहते हैं। मतलब देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट का ये तीनों नाम है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि इनमें सभी। ठीक है, अब इंदिरा पॉइंट आखिर है क्या, तो आप चले जाइएगा दक्षिणी में। तो दक्षिणी में सबसे नीचे वाले छोर पे आपको इंदिरा पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। वो कहां पे मिलेगा, तो ये जान लीजिए कि अंडमान निकोबार तो जानते होइएगा, वहीं पे ये क्या है कि आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया था 1980 में। ये चीजें जान लीजिए, काफी बहुत खूबसूरत जगह है वो, प्राकृतिक नेचर के माध्यम से अगर देखा जाए तो। अगर कभी आपको अंडमान निकोबार देखने के लिए अगर जगह मिले मौका, तो दोस्त ये इंदिरा पॉइंट जरूर जाकर के घूम लीजिएगा क्योंकि बहुत खूबसूरत है प्राकृतिक के मामले में। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र में यह पड़ता है, अंडमान निकोबार के पास में। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन बताते हैं कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सी चट्टान जो है वो सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, इसमें से देखिए बताइए कि सबसे शक्तिशाली जो है चट्टान का नाम बताना है। देखिए सबसे शक्तिशाली चट्टान की अगर बात कर लेते हैं तो वो अपसादी चट्टान है। कौन? अपसादी चट्टान है। इसमें ऊर्जा भी काफी अधिक होती है और सबसे शक्तिशाली यानी मजबूत भी होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि हुमायूंनामा जो होती है वो किसकी कृति है, मतलब हुमायूंनामा किसने लिखी थी। देखिए हुमायूंनामा जो लिखे थे उसके बहन ने लिखी थी, वो गुलबदन बेगम थी। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थे। ठीक है, ये आपका क्या है कि ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, गुलबदन बेगम। अब ये जान लीजिए कि गुलबदन बेगम जो हुमायूं का अपना सगा जो है कहते हैं बहन, वो सगी बहन नहीं थी बल्कि चचेरी थी। लेकिन उसकी मम्मी जो है देख रेख नहीं की, तो हुमायूं के मम्मी ही इसको देख रेख की, पालन पोषण किया, बड़ा की। तो ये बड़ा होकर के जो है हुमायूं का ही अपना रचना किया हुमायूंनामा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह जो है कहां पे प्रयोग किया था। तो गांधी जी सबसे पहले जो है भारत में सत्याग्रह कहां से शुरू किए थे? चंपारण से किए थे। कहां से? चंपारण से। ये आपका क्या है कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि चंपारण से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। वहां पे क्या किए थे उन्होंने, जो नील की खेती हो रही थी उसका विद्रोह किए थे। नील की खेती करने से क्या होती थी दोस्त कि उपज वाली भूमि थी वो उसकी उर्वरकता शक्ति खत्म हो जाती थी। एक बार नील की अगर खेती कर दीजिए तो उस धरती की उर्वरकता शक्ति खत्म हो जाती थी, फिर उस पर कोई दूसरा फसल नहीं उगता था। ठीक है, जिसकी वजह से किसान जो थे वो उनकी स्थिति जो थी काफी दयनीय हो रखी थी। तो वहां पे गांधी जी गए थे, उसके बाद जो है वहां पे उन्होंने सबसे पहले जो 1917 में चंपारण से ही सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए ये चीजें, अगला क्वेश्चन दे दिया कि भारतीय संविधान की कहता किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार तो समझते होइएगा कि अपना जो मूल कर्तव्य होता है, मूल जो मौलिक अधिकार होता है हमें, वो स्वतंत्र रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जो भी मूल अधिकार होता है
वो उसकी बातें कर रहा है। तो ये मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है, हमें ये जानना है। तो देखिए वो अनुच्छेद जो होता है वो 12 से 35 में दिया गया है। किसमें? 12 से 35 में। ध्यान रखना, ये चीजें पूछे जाते हैं। ये तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 से 35 में आपका क्या है कि मूल अधिकार प्राप्त किए है। चलिए मौलिक अधिकार का देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका जो होता है चीफ जुडिस उसका नियुक्ति कौन करता है ये जानना है। देखिए आपको हम बताते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिस होता है, उस चीफ जुडिस जो होता है उसका नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। कभी कभी आपको उल्टा दे देगा घुमा करके कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही दिलाते हैं। एक दूसरे को ये शपथ दिलाते हैं, एक दूसरे की नियुक्ति करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति को उच्च मुख्य न्यायाधीश के मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ, और जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, एक दूसरे को करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि दल बदल विरोध कानून से संबंधित जो है कौन सा संशोधन है ये जानना है। ठीक है, तो दल बदल जो है विरोध का कौन सा कानून संशोधन संबंधित है ये जाना है। तो ये 52वां है, किसका? 52 है ये। अब ये चीजें जान लीजिए कि दल बदल कानून होता क्या। देखिए दल बदल कानून होता है कि मान लीजिए कि आप जो है किसी पार्टी से खड़ा हो गए, पार्टी से खड़ा होने के बाद आप जो है विजेता घोषित कर दिए गए, तो आप जो है डायरेक्टली जो है दूसरे पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि 2/3 बहुमत चाहिए, तभी आप जाकर के क्या हो सकते हैं कि शामिल हो सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट अगर जाइएगा तो उस पर जो है आपका एक अनुच्छेद है जिसके तहत क्या होता है कि आप जो है आपको जो है एक पार्टी से निष्कासित किया जाता है, मतलब अयोग्य पार्टी ठहरा दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 1985 में जो है पारित किया गया था। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन देखिए कि अशोक मेहता समिति क्या है। अशोक मेहता समिति जो है वो किससे संबंधित है ये हमें जानना है। देखिए अशोक मेहता समिति की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से। ये आपका क्या है कि ये थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। ये अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है। देखिए आर्थिक विकास का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्षेत्र पूछे जाते हैं। वैसे तीसरे क्षेत्र की अगर बातें कर रही है तो तीसरा क्षेत्र आपको बताते हैं कि वो सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है? सेवा क्षेत्र। ये आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र कौन सा होता है? तो दोस्त आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र जो होता है जिसको क्या होता है कि डायरेक्ट वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब जो होता है क्या होता है कि कृषि के अंतर्गत ही आते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र होता है। और दूसरा क्षेत्र जो होता है जो कृषि पे डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, वो कृषि पे डिपेंड है, कृषि से लेकर के वो कपड़ा बनाएगा, तो वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र में यह सेवा क्षेत्र होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग देना होता है। देखिए जितने भी राष्ट्रीय आय होती है उसमें हमें क्या करना है कि प्रति व्यक्ति आय निकालना है कि प्रति व्यक्ति का आय कितना होता है। तो पूरे राष्ट्रीय क्या मतलब पूरे राष्ट्रीय आय का जो इनकम होता है उसमें पूरे जितनी भी जनसंख्या है उससे क्या करते हैं कि भाग दे देते हैं। तो भाग देने से क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक आय निकल जाता है। तो देश की जितनी भी कुल जनसंख्या हो उससे भाग दिया जाता है। तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा कि देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए, राष्ट्र की कुल आय में वो आपका प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगा। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये दे दिया है कि जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो 1 जेटाबाइट जो होता है वो दोस्त जान लीजिए 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि प्रोसेसर का हृदय जो अलग अलग क्या करता है कि ऑपरेशन करता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए बता दीजिए कि प्रोसेसर का हर्ट कौन होता है। तो ये अंकगणित या तर्क इकाई कहिए वो क्या होता है कि प्रोसेसर का हर्ट कहलाता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्त इतने क्वेश्चन जो है आपके थे, हाँ इतना ही क्वेश्चन थे जो टेस्ट में आपको क्या थे कि दिए गए थे, या जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है उनको भी क्या करेंगे कि एक एक करके हम क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि दोस्त टेस्ट को मिस कर दिए, तो टेस्ट को मिस मत कीजिएगा। जो भी लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं पूरा टेस्ट जो है दिया कीजिए, अच्छा रहेगा।
आप लोगों को क्या होगा कि स्पीड बढ़ेगा और अच्छे से जो है अटेम्प्ट किया कीजिए। चलिए आपको बता देते हैं कि आप टेस्ट कहां से दे सकते हैं। वैसे हमने बीच में बता दिया है कि टेस्ट आप कहां से दे सकते हैं, एक बार और देख लीजिए इस एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फोन में। इसी पे क्या होता है कि आपका टेस्ट होता है, ठीक है। एएलपी और एलपी कहते हैं आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। एलपी बहुत ज्यादा पढ़ा दिए इसलिए एलपी जुबान पे है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए क्या होता है कि इस पे टेस्ट होता है। इस एप्लीकेशन को ईआरसीबी सर के नाम से प्ले स्टोर से क्या कीजिएगा, अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसी पर टेस्ट होता है, ठीक है। अब चलिए क्या कर लेते हैं कि जो लोग टेस्ट दिए हैं उसका एक एक करके हम रैंक कार्ड देख लेते हैं, स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। देखिएगा आपको बताते चलते हैं। ये आपका क्या है, रैंक कार्ड है। रैंक कार्ड में आपका क्या है कि पहले नंबर पे देख लीजिएगा, पहले नंबर पे क्या है कि सचिन चंद्रवंशी है, ठीक है दोस्त। 120 में जो है 101 नंबर लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा मार्क्स है इनका। दूसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पंकज कुमार है। तीसरे नंबर पे देख लीजिएगा कि ये रंजन पांडे है। चौथे नंबर पे देख लीजिएगा कि ये मृत्युंजय साहब है जो चौथे नंबर पे बने हुए। पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पांचवें नंबर पे ये कमलेश है। छठे नंबर पे देख लीजिएगा कि रामसेन है, जो रामसेन कुमार जो छठे नंबर पे है। चलिए अगला दिखा देते हैं आपको, देख लीजिएगा सातवें नंबर पे। सातवें नंबर पे कौन है कि नीलेश यादव है। आठवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मणिकांत है। नौवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुजीत कुमार है। उसके बाद 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये प्रिंस है। उसके बाद 11वें नंबर पे कौन है कि ये दिनेश कुमार साहब है जो 11वें नंबर पे है। 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 12वें नंबर पर देखिएगा कि विष्णु कुमार है जो 12वें नंबर पे है। चलिए 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, देखिएगा 13वें नंबर पे कौन है। 13वें नंबर पे देख लीजिएगा कि ये मंटू शर्मा है। 14वें नंबर पे कौन है कि भगवान कुमार भगवान है। 15वें नंबर की बात कर लेते हैं तो जितेंद्र है। ये जो कुमार जो यूपी से देते हैं, जितेंद्र कुमार यूपी 15वें नंबर पे है। 16वें नंबर पे ये क्या है कि आपका जो है मुकेश सौ है। 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो हरिओम जाटव साहब है जो 17वें नंबर पे है। 18 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पृथ्वी है, जो पृथ्वी कुमार जो 18वें नंबर पे बने हुए हैं। चलिए 19वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, देखिएगा 19वें नंबर पे। 19वें नंबर पे कौन है कि लक्ष्मण कुमार है। लक्ष्मण कुमार कानवार है जो 19वें नंबर पे है। 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो नितेश कुमार है। उसके बाद 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त नितेश कुमार ही है। 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मोहन कुमार है जो 22वें नंबर पे है। 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा इसमें 23वें नंबर पे आपका क्या है कि ये अग्रवाल साहब है जो 23वें नंबर पे है। 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो इंद्रजीत है जो 24वें नंबर पे है। चलिए अगला दिखा देते हैं आपको 24वें के बाद देखिएगा 25वें नंबर पर देख लीजिएगा कि ये चंदन कुमार है 24वें पे। 25वें नंबर पे देख लीजिए 25वें नंबर पे है, 25वें नंबर पे चंदन है। 26वें पे देखिएगा कि फरियाद अंसारी। देखिए फरियाद अंसारी भाई आपका नाम चेंज हो गया है, एफ अंसारी था आपका, हमने फरियाद अंसारी कर दिया है। 26वें नंबर पे हैं आप। 27वें नंबर पे देख लीजिएगा, 27वें नंबर पे संजय कुमार है। 28वें नंबर के देख लीजिएगा, 28वें नंबर पे ये रत्नाकर प्रसाद है। 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 29वें नंबर पर कौन है कि कृष्णा है, ठीक है कृष्णा कुमार ये आपका राय है, ठीक है जो 29वें नंबर पे है। 30वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राहुल मुंजी है जो 30वें नंबर पे है। चलिए 31वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, देखिएगा 31वें नंबर पे जो बने हुए हैं ये बम बम भाई बने हुए हैं। उसके बाद 32वें नंबर पे ये विपुल कुमार है। 33वें नंबर पे देख लीजिएगा कि मुनेन्द्रा है द्विवेदी। उसके बाद 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा राम दयाल है जो 24वें नंबर पे है, बहुत अच्छा है। 35वें नंबर पे 35 नंबर पे ये शिवानंद है। 36 नंबर पे 36 पे शुभेंद्रा साहब है जो 36 नंबर पे है, यानी कि 36वें नंबर पे। 37वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, हाँ 37वें नंबर पे देखिएगा कि देव कुमार है जो 37वें नंबर पे है। 38वें नंबर पे देख लीजिएगा सुशील पाल है। उसके बाद जो है 39 नंबर पे देखिएगा कि रामसेन कुमार है। उसके बाद 40 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो जयराम कुमार है। 41 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अर्जुन मुर्मू रह करके है जो 41वें नंबर पे है। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए, ऐसे ही टेस्ट देते रहिएगा। चलिए उसके बाद दिखा देते हैं आपको कि कौन है, अर्जुन कुमार है जो आपका क्या है कि 41वें नंबर पे दिखा दिए हैं। हाँ उसके बाद जो है 42वें नंबर पे आपका कौन है कि विनय कुमार साहब है जो 42वें नंबर पे है। 43वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कमला कुमारी है जो 43वें नंबर पे। 44वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मुन्ना कुमार है जो 44वें नंबर पे है। 45वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 45वें नंबर पे देख लीजिएगा कि ऋतु यादव है। और 46वें नंबर पे जो आज है ये रोशन कुमार है जो 46वें नंबर पे है, ठीक है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, आपको हम बता दिए कि सबका रैंक कार्ड क्या है क्या नहीं है, सबका स्कोर भी बता दिए हैं। दोस्त थोड़ा सा और मेहनत बूस्ट कीजिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपका स्कोर जरूर बूस्ट करेगा, ठीक है। इसलिए जोर शोर से मेहनत कीजिए, अभी समय है, इसलिए जो है अभी से ही क्या कीजिए कि मेहनत क्या कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डिस्कशन क्लास जो है आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। और टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा क्योंकि आज भी आपका टेस्ट नंबर 6 जो है वो एक्टिव है, जाकर के उसको दे लीजिएगा, ठीक है। फिर अगले दिन हम क्या क्या करेंगे कि क्लास लेकर के आएंगे और उसमें आपका डिस्कशन करा देंगे, ठीक है। तब तक क्या कीजिए दोस्त कि हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।